नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी कार्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा। दोस्तों, आप सभी पीसीएस की तैयारी में जुटे हुए हैं और पीसीएस की तैयारी एवं ही नहीं हो जाती, मतलब कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कंटिन्यूटी, निरंतरता एक ऐसी चीज है जो आपको बनाई ही रखनी पड़ेगी। तो चाहे कितनी भी समस्याएं हमारे सामने हो, लेकिन आप निरंतर रहें। तो ये डेली हमारी जो क्लास हो रही है इसको आप देखें, क्योंकि इससे कम से कम आपको कुछ आइडिया लग पाएगा उन सभी टॉपिक्स पर जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो लाइक कीजिए और आगे बढ़िए, मेरे साथ बात करते हैं। उससे पहले इस कक्षा के जो मंथली पीडीएफ है वो मैं आपको देता हूं हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर। गुलदस्ता राजस्थान समसामयिकी के नाम से है। कैटेगरी वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर्स मिलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, एक बार आप जरूर इस बुक को देखें और निश्चित रूप से आप इसे पसंद करेंगे। अगर आप इसको पहले परचेज कर चुके हैं तो इसको वहां पर रिव्यू जरूर करें और हमारी एप्लीकेशन को भी गूगल प्ले स्टोर पर रिव्यू करें, क्योंकि इससे और जो बाकी छात्र हैं जो आप जैसे ही हैं उनको भी जो है मौका मिलता है आगे बढ़ने का। इसके अलावा इस कक्षा का डेली नोट्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आरएस जंक्शन हमारी एप्लीकेशन है, सॉरी वेबसाइट है, वहां पर भी आप जाकर के इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न राजस्थान से जुड़ा हुआ। कोरोना काल में शिक्षा का जो हाल हुआ है वो और किसी फील्ड का नहीं हुआ है। खास करके जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई बहुत जो है निचले स्तर तक जा चुकी है और इसीलिए राजस्थान के एक विभाग द्वारा हाल ही में जो स्टूडेंट्स हैं उनको निराशा से बाहर निकालने के लिए और पढ़ाई से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है ज्ञानदूत कार्यक्रम। ये काम कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जो है उसके द्वारा किया गया है। तो हमारा जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है, कॉलेज शिक्षा कमिश्नरेट जो है उसने ये किया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है राज्य के जितने भी कॉलेज हैं उनके यूजी अर्थात अंडर ग्रेजुएट और पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएगी। दे कैन अवेल दीज लाइव क्लासेस एंड कैन कंटिन्यू देयर स्टडी। तो उनकी पढ़ाई को वो आगे बढ़ा सकते हैं। ये योजना निःशुल्क मॉडल पर आधारित है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और स्टूडेंट्स को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे संचालित किया जाएगा जिस पर अधिकतम 10,000 रुपए खर्च होंगे। सरकार के द्वारा इसका मद जो है वो उसी कॉलेज से खर्च किया जाएगा। इस क्लासेस के संचालन के लिए 3 से 4 विषय विशेषज्ञों के समूह बनेंगे। इसकी खास बात यह है कि जो विशेषज्ञ होंगे उन पर भी किसी तरह का दबाव नहीं होगा कि वे इसे ज्वाइन करें। वे अपनी विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से जो है इसे ज्वाइन करेंगे और बच्चों को शिक्षा को देने का काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ज्ञानदूत कार्यक्रम के रूप में लॉन्च की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी में दोस्तों लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और हमने देखा कि हमारे कृत्यों की वजह से बहुत सी जातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई या जो बाहर खुले में प्रजनन नहीं कर पा रही है। आजकल आप भी देखते होंगे कि आसपास में बहुत ही कम जीव हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने कौवे को देखे कितना समय हो गया होगा, आपने आसपास कौवे नहीं देखे होंगे, बहुत कम हमें कौवे देखने को मिलते हैं। मोर जैसी प्रजाति आज विलुप्त हो रही है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो है खुले जंगलों में 3000 साल पहले एक जीव जो कि खुले जंगलों में प्रजनन करता था वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा और अभी हाल ही में दोबारा से सफलता पाई गई है कि उस जीव का खुले में प्रजनन हो पाया है। तो उसके संरक्षण के लिए बहुत से जो एनक्लोजर्स हैं उनमें उनका प्रजनन कराया जाता था, लेकिन पहली बार बड़े समय बाद में ऐसा हुआ है जब इस प्रजाति को जो है खुले में प्रजनन हुआ है। इसका नाम है तस्मानियन डेविल। दरअसल तस्मानिया एक क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में और वहां पर यह जीव पाया जाता है और यहीं पर अब खुले जंगल में इसका जन्म हुआ है। इस जीव का फोटो आप देख सकते हैं, एक छोटे कुत्ते के आकार का। वैसे तो इसका आकार चूहे जैसा है, लेकिन इसको जो अगर आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा है चूहों की तुलना में। तो एक छोटा कुत्ता जो होता है, पपी जो होता है, उसी की तरह के आकार का ये होता है, लेकिन बनावट इसकी चूहे जैसी है। इसे कहा जाता है तस्मानिया का शैतान, क्योंकि ये एक कार्निवोरस जीव है, मतलब एक मांसभक्षी जीव है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा मार्सुपियल कार्निवोर कहा जाता है। लार्जेस्ट मार्सुपियल कार्निवोर। मार्सुपियल्स क्या होते हैं? मार्सुपियल्स वे जीव होते हैं जिनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो वे काफी मतलब पूर्ण विकसित नहीं होते हैं और वे उन्हें संरक्षित रखते हैं। जैसे कि आपने देखा कंगारू, तो ऑस्ट्रेलिया में ही ज्यादातर मार्सुपियल्स पाए जाते हैं। कंगारू दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी मार्सुपियल है, क्योंकि कंगारू शाकाहार को जो है भोजन के रूप में अपनाता है, तो वो मांस नहीं खाता है, जबकि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्सुपियल कार्निवोर कहा जाता है। तो इसके बच्चे भी इसी तरह से पैदा होते हैं।
क्योंकि ये मादा जो होती है उनके 4 ही स्तन होते हैं और इसीलिए बच्चे तो एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जीवित बच पाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में एक डेविल आर्क सेंचुरी है, तो इसी के नाम पर, डेविल के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जहां पर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे बैरिंगटन टॉप के नाम से जाना जाता है और वहीं पर यह प्रजनन हुआ है। 7 शावकों को जन्म यहां पर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खुले जंगलों में इनकी आबादी कम हुई क्योंकि इनका काफी मात्रा में शिकार होता हुआ है। इसके अलावा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंगली कुत्ते हैं जिनको कहा जाता है डिंगोस, तो ये डिंगोस प्रजाति के जो कुत्ते हैं ये इसे काफी चाव से खाते हैं और पसंद इसको करते हैं। साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने तस्मानियन डेविल की जो प्रजाति है इसको विलुप्त प्राय अर्थात एंडेंजर्ड घोषित कर दिया था। ठीक है, तो अलग अलग IUCN कैटेगरीज है हमारे रेड लिस्ट में, जिनमें से जो बहुत ही गंभीर प्रजातियां जो पाई जाती है उनको हम अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इस तरह से जो है उनको नाम दिए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक कैटेगरी है विलुप्त प्राय, एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे रखा गया। रेड जो कैटेगरी है उसमें, लाल सूची जो है उसमें से डाला गया था। तो अब उम्मीद है कि ये वापस से प्रजनन करेगा और इसको संरक्षण मिल पाएगा। दोस्तों, इसी तरह की एक रिपोर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है हाल ही में, भारत के जो डीप ओशनिक एरियाज हैं अर्थात जो गहरे समुद्र के क्षेत्र है उनमें पाई जाने वाली प्रजातियों के बारे में। तो भारत सरकार द्वारा एक मिशन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम क्या था, डीप ओशन मिशन, और इसी मिशन के अंतर्गत जो है हाल ही में एक राशि सैंक्शन की गई थी पिछले बजट में, जिसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह सर्वे किया और बताया कि भारत में गहरे समुद्र में कुल 4371 प्रजातियां जो है जीवों की पाई जाती है। चलिए इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से जीव यहां पाए जाते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है भारत में विभिन्न प्रजातियों की एंट्रीज करना, उनका संरक्षण से जुड़े कार्यों को देखना, ये सारा इनका काम है। इन्होंने एक प्रकाशन निकाला और बताया कि 4371 प्रजातियां हैं, जिनमें से प्रोटिस्टा की 1032 प्रजातियां और एनिमिलिया के तहत 3339 प्रजातियां सम्मिलित है। तो ये आंकड़ा याद रखना है, लगभग में आप 4400 याद रखें कि 4400 के करीब प्रजातियां हैं। देख लेते हैं कि डीप ओशनिक जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो डीप सी इकोसिस्टम या डीप ओशनिक इकोसिस्टम को 200 मीटर मतलब समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई के नीचे तक माना जाता है, क्योंकि इस लेवल पर जाने के बाद सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राथमिक उत्पादन नहीं कर पाती है। मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होता है और ऐसे में वहां पर केमिकल सिंथेसिस जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस से रहित ये एरिया है और यहां पर भी प्रजातियों का होना निश्चित रूप से प्रकृति की उत्पादकता को दर्शाता है। तो हमारे यहां पर जो 4371 प्रजातियां हैं इनमें से बात करें तो हमारा जो अगर मैं नक्शे की बात करूं भारत के की, ठीक है, ये अगर भारत का नक्शा है तो इनमें से बंगाल की खाड़ी जो है वहां से 1964 और अरब सागर से 2766, तो 2766 प्रजातियां तो है अरब सागर में सबसे ज्यादा। ठीक है, 1964 प्रजातियां हैं बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में। अंडमान सागर की बात करें तो अंडमान सागर से 1396 प्रजातियां हैं, जबकि जो लक्षद्वीप हमारा है उसके पास जो सागर है वहां से 253 प्रजातियां जो है पाई गई है। तो सबसे ज्यादा जो डीप सी ओशन में जो प्रजातियां हैं वो आपके अरब सागर में पाई जाती है, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद अंडमान सागर में और अंत में लक्षद्वीप सागर के पास इन प्रजातियों को देखने को मिली है। इनमें कुछ प्रजातियों का नाम जान लेना आवश्यक है, जैसे कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन, ठीक है, ये हमारे इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसी तरह से और भी 31 ऐसी अन्य प्रजातियां हैं जो मैमल्स या स्तनधारियों की प्रजातियां हैं, ठीक है, जो स्तनपान अपने बच्चों को कराते हैं और जो भारतीय जल के गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में मिलते हैं। इनमें से 2 अन्य प्रजातियां जो महत्वपूर्ण है और जिनको वल्नरेबल या सुभेद्य की कैटेगरी में रखा गया है वो है इंडो पैसिफिक फिनलेस कछुआ, टर्टल्स और स्पर्म व्हेल, जिन्हें IUCN ने वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। तो 3 ये बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जिनको आपको जानना चाहिए। और भी प्रजातियां हैं जिनमें अगर हम देखें तो कछुए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में समुद्री कछुओं की जो 7 बड़ी प्रजातियां हैं उनमें से 5 प्रजातियों को भारतीय जल क्षेत्र में पाया गया है। इनमें से भी 2 कछुए ऐसे हैं जो यहां प्रजनन करते हैं, जिनमें ऑलिव रिडले कछुए,
ठीक है, विशाखापट्टनम और हमारा जो पूर्वी तट है वहां पर इनका प्रजनन होता है, और दूसरे है लेदरबैक टर्टल। तो ये दोनों भी इनमें सम्मिलित है। ये प्रकाशन भारत सरकार द्वारा 2021-22 के जो केंद्रीय बजट है उसमें डीप ओशन मिशन के लिए 4000 करोड़ के आवंटन के बाद में निकाला गया है। तो सरकार ने प्रयास किया और हमें इन प्रजातियों का पता लग पाया। इसका लाभ ये होगा कि इनके संरक्षण में हम काम कर पाएंगे, और इनमें से जो प्रजातियां खतरे की स्थिति में है उनको संरक्षित करने के लिए क्षेत्र विशेष पर फोकस करके काम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है भारतीय को, तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, उन्हें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया स्पेन ने। दरअसल ये अवार्ड जो है स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। नाम क्या है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में आप सही उत्तर दे सके। स्ट्रेट प्रश्न आएगा कि किसे दिया गया, किस देश ने दिया, अवार्ड का नाम क्या है, किस क्षेत्र में दिया, ये सारे पूछे जा सकते हैं। तो दिया गया है अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, और स्पेन के द्वारा। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। इस पर और विस्तार से बात कर लेते हैं। अवार्ड दिया गया है फाउंडेशन के द्वारा, और लगभग 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से इन्हें चयनित किया गया है। अमर्त्य सेन ने भुखमरी पर अनुसंधान और मानव विकास पर सिद्धांत दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अर्थ नीतियां दी हैं जिन्होंने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में हमारी मदद भी की है, और इनके इसी सामाजिक योगदान को देखते हुए रिकॉग्नाइज करने का प्रयास इस फाउंडेशन ने किया है। पुरस्कार में जवान वीरों की एक प्रतिमा और 50,000 यूरो नगद दिए गए हैं। ये पुरस्कार सामाजिक विज्ञान जो है उसके क्षेत्र में इतिहास, कानून, भाषा, शिक्षण, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में शोध के लिए मिलता है। सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जा चुका है। इतना जानकारी हमारे लिए काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये हाल ही में उठे एक ज्वालामुखी से जुड़ा है, तो भूगोल में आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अफ्रीकी देश है एक जिसमें स्थित न्यूरागोंगो ज्वालामुखी पर हाल ही में विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो न्यूरागोंगो ज्वालामुखी पर हाल ही में विस्फोट हुआ, और यह विस्फोट हुआ है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित न्यारगोंगो ज्वालामुखी में। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें कांगो नाम से 3 देश हैं। एक देश का नाम केवल कांगो है, एक देश का नाम है रिपब्लिकन ऑफ कांगो मतलब कांगो गणराज्य, और एक तीसरे देश का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो। ठीक है, तो ये 3 यहां पर अलग अलग देश हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं में से अफ्रीका के बिल्कुल बीच में स्थित है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो। मैंने जो रवांडा के बारे में आपको बताया था, रवांडा नरसंहार या रवांडा जेनोसाइड जिस पर फ्रांस ने माफी मांगी, उसमें मैंने क्लास ली थी, तो उसका लिंक आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिख रहा होगा आपको, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो वहां उसके जस्ट पश्चिमी क्षेत्र में ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य स्थित है, और यहीं पर न्यूरागोंगो पर्वत पर एक ज्वालामुखी फटा, और इसके बाद लावे के रूप में एक नदी के रूप में बहा, और पास के ही गोमा शहर के पास में इसने नुकसान पहुंचाया। यह शहर 20 लाख से ज्यादा आबादी का है। एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी ये है, और इस ज्वालामुखी की स्थिति है कि विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो विरुंगा नेशनल पार्क है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का, वहां पर यह स्थित है। अंतिम बार 2002 में इसमें विस्फोट हुआ था। विरुंगा पर्वत में इसकी ऊंचाई 3470 मीटर है, और ये 2 इसके मुंह है जो अल्बर्टिन रिफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो 2 अलग अलग यहां पर ज्वालामुखी है। चलिए हम एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। तो ये है आपका कांगो गणराज्य, जिसके ये जो स्थान है यहां पर जो है ये ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 क्रेटर्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो ये दोनों क्रेटर्स जो है यहां पर विस्फोट होते रहते हैं। इनमें से ये जो बड़ा क्रेटर आपको दिख रहा है ये पूरी झील की तरह है, एक बड़ी झील जो होती है उसकी तरह है, जैसा कि आप देख सकते हैं लावा की पूरी झील यहां पर जो है बनी हुई है। तो यहीं पर ये विस्फोट हुआ और ये ज्वालामुखी वापस से सक्रिय हो गया। इस ज्वालामुखी का मुख्य क्रेटर 2 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें एक लावा झील है। न्यारगोंगो और न्यामुरागिरा ये दोनों अफ्रीका में 40% जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं पूरे अफ्रीका में, उसके लिए जिम्मेदार इनको माना जाता है। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने चर्चा की। बिना आपका समय व्यतीत किए यही कहूंगा, आप पढ़ाई में लगे रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कंजूसी मत बरतो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सी क्लासेस में आपके लिए मेंस राइटिंग के लिए ले रहा हूं, उनका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा आरएस जंक्शन ऐप पर आपके लिए कोर्सेज हैं,
पॉलिटी और हिस्ट्री, इसके अलावा हिंदी, इनके सभी के कोर्सेज मैं वहां पर रेगुलर ले रहा हूं, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।